ठीक है, तो देख लेना। देखो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 100 से ज़्यादा वालों को एटॉमिक नंबर अगर आता है तो कैसे IUPAC करते हैं। मैंने आपको रूल बता दिया था कि अगर कभी भी 100 से ज़्यादा वाले आते हैं तो आपको बस ये टेबल याद होनी चाहिए। 0 के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं बेटा? निल। 1 के लिए क्या करते हैं? अन। 2 के लिए बाई। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए क्वाड। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए सेप्ट। 8 के लिए अग। 9 के लिए एन। इसमें पहला वाला वर्ड भी यूज़ होता है, जैसे निल है तो एन, अन है तो यू, बाई है तो बी, ट्राई है तो टी। अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कभी कभी ऐसे लिखा रहता है। अच्छा एक चीज़ और बताया था, जब भी IUPAC कर रहे होते हैं, जैसे 104 है तो 1 के लिए क्या यूज़ होता है? अन। 0 के लिए निल। 4 के लिए क्वाड। आखिरी में हम लोग क्या लगा देते हैं? IUM। तो ये आपको मैं पढ़ा चुका था पिछली क्लास में, पूरी डिटेल में हमने कर लिए थे, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। मैंने कहा था घर से आप लोग करके ले आना, ठीक। उसके बाद मैंने ये भी आपको बता दिया था, ये जैसे 101, 102, कई बार क्या होता है कि साइंटिस्ट के नाम पे इनका नाम रखा गया। एक तो ये रहा इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, हो तो आप कर लोगे अन, बाई, डाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, एक्स, इसकी मदद से। पर 101 को मेंडल ने ढूंढा था तो इसका नाम मेंडेलिवियम है। ये भी आपको आना चाहिए आइडियली। जो बच्चे अच्छे हैं, अच्छा करना चाहते हैं किसी कॉम्पिटिशन में, तो याद कर लेना। जो नहीं करना चाहते नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। पर कॉम्पिटिशन में मैं खुद नीट के पेपर में इस क्वेश्चन को मैंने फेस किया अपने सामने और मैं अंधा हो गया, क्योंकि मुझे सब आता था, ये आता था, ये आता था, पर ये मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो मुझे याद नहीं था तो क्वेश्चन में नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप आ सकता है किसी भी कंपटीशन में, यहीं पे नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा है ना, सेम यही वाला क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो ये सब हमारे डिस्कस हो गए थे। 119 का आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अब देखो हमें बेटा अगला टॉपिक पढ़ना है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पता है आपको, बस यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ, बस शॉर्ट में फटाफट, क्योंकि याद है हमने बात की थी ना, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होते हैं बाहर वालों को, उसी को हम लोग क्या कहते थे? शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते थे बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। हमने बात किया था छोटे साइज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? ज़्यादा। क्या होगा बेटा? ज़्यादा। अगर बड़े साइज में कम इलेक्ट्रॉन है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? कम। ये सब हमने बातें कर ली थी, अरे कर ली थी ना। जैसे हमने बोले थे सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है बेटा? S का। किसका होता है बेटा? S का। उसके बाद P का, उसके बाद D का, उसके बाद F का। इसीलिए मैंने आपको एक शब्द भी बोला था कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। आप लोग देखोगे डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, पर दोनों का साइज लगभग सेम आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, कारण क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो F ब्लॉक में जा रहे होंगे। किस में जा रहे होंगे? F ब्लॉक। और F ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? वेरी पुअर। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है मतलब ये रिपल्शन नहीं कर रहा है। अगर रिपल्शन नहीं कर रहा है बाहर वालों को तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे होंगे? अंदर। और अंदर आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। ठीक भाई, सब लोग इधर ध्यान दो। देखो एक दो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ कि अब मैं पूरे साल भर ध्यान नहीं दूंगा तुम्हारे ऊपर। जो भी एक दो बच्चे पढ़ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, बिल्कुल बोरिंग टाइप का, बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। अब मुझे सिलेबस खींचना है, क्योंकि नवंबर में मैं आऊँगा नहीं, तो मेरे को टाइम से अब सिलेबस खींचना है। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि बेटा पढ़ लो, देख लो। तो इसलिए सबका ध्यान ये है, जब पढ़ो तो भी वेल एंड गुड, नहीं पढ़ो तो भी वेल एंड गुड। घर से कोई आए ना बस पूछने कि मेरी बेटी फेल हो गई, नंबर नहीं आया, बेटा फेल हो गया, नंबर नहीं आया। मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं पढ़ना सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हेड डाउन। बट घर वालों को अपने आप लोग समझाओगे, मैं नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बस एक बार साइंटिफिक टर्म में समझा देते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने कहा था कि जो एक्चुअल अट्रैक्शन या एक्चुअल फोर्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे जितने प्रोटॉन होंगे वो सारे के सारे इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट। और यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर रहे होंगे? रिपेल। अब ये अंदर आएगा कि बाहर आएगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या कम है। अरे सही है। और शील्डिंग इफेक्ट आपको ऑलरेडी आता है, किसका सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट? S ब्लॉक, उसके बाद P ब्लॉक, उसके बाद D ब्लॉक, उसके बाद F ब्लॉक। रीज़न भी आपको समझा दिया था मैंने एक बार, तो सीधा यही क्वेश्चन आ गया था नीट में कि शील्डिंग इफेक्ट बताओ किसका ज़्यादा होता है? SPDF में एरो बस लगे हुए थे कम ज़्यादा वाले, ठीक है। देखना इधर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत अच्छे से समझ लेना, पूरी 12वीं की केमिस्ट्री तक इस शब्द का इस्तेमाल है। Z इफेक्टिव मतलब कि नेट फोर्स इसमें कितना लग रहा है,
सही है। तो दो चीज़ों के बराबर है, एक तो Z अट्रैक्टिव लग रहा है, एक क्या लग रहा है Z अट्रैक्टिव, और एक क्या लग रहा है रिपल्सिव। रिपल्सिव वाले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट। और एक लगता है अट्रैक्टिव, जो मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। अरे क्या होते हैं, प्रोटॉन। अगर 10 एटॉमिक नंबर तो 10 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, सही है। और 10 एटॉमिक नंबर है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो और होंगे 7-8 इलेक्ट्रॉन जो बाहर पड़े हुए हैं इसके, वो इसको क्या कर रहे होंगे बेटा, रिपेल, क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन तो लास्ट वाले में होंगे ना। और 1-2 इलेक्ट्रॉन किस में पड़े होंगे, लास्ट वाले में। तो अंदर वाले कुछ रिपेल कर रहे होंगे और कुछ क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। अब इसी के बेसिस पे सारा का सारा फंडा है। मतलब मेरे को ना आप 2-3 शब्द बता दो, मैं समझ जाऊंगा, आप सारे सवाल निकाल जाओगे कि अगर Z ज़्यादा है तो Z इफेक्टिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि अंदर की तरफ खींचेगा या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। अगर सिग्मा ज़्यादा है मतलब रिपल्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, बाहर जाएगा तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा। बस इतना याद रखना तुम, हर जगह मैं बार बार पूछूंगा। Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया मतलब कि अंदर की तरफ खींच रहा होगा, समझ रहे हो। Z इफेक्टिव कम हो गया मतलब बाहर की तरफ जा रहा होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अब हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये सब पढ़ा दिया, बस इसी को इन्होंने लिख रखा होगा, देखते हैं, क्योंकि हमें NCERT के भी क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है। एक मैं चैप्टर 1 के NCERT के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बच्चे चले गए थे वो अलग की बात है। मेरी तरफ से मेरे दिल को तसल्ली है कि मैं चैप्टर 1 करवा चुका हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के भी मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक दिन रखूंगा, आप आओ मत आओ मेरी तरफ से डन हो जाएगा। आना ना आना वो आपकी मर्जी, आपको पढ़ना होगा तो आना, नहीं आना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वो मोस्ट प्रोबेबली किसी संडे को ही रखूंगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है इस संडे को भी तुम्हारी क्लास हो, वो भी मॉर्निंग में, ठीक है। इधर देखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझ गए, रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को धक्का दे रहे थे ना, तो वही है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और Z इफेक्टिव क्या है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियर, मतलब इस न्यूक्लियस की कितनी औकात है, इस न्यूक्लियस की कितनी औकात है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने को, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, Z इफेक्टिव। क्योंकि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, Z पे और सिग्मा पे, सही है। तो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा अंदर की तरफ खींच रहा होगा तो उसका साइज उतना ही कम होगा, और जितना Z इफेक्टिव कम होगा ये इलेक्ट्रॉन उतना ही बाहर जा रहा होगा, उतना ही बाहर जा रहा होगा तो उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखना, जब आप लोग एक पीरियड में जा रहे होगे, एक पीरियड में जब जा रहे होगे, ठीक है, मुझे आप 2-3 बातें बताना, ध्यान से बताना, ठीक है। जब एक पीरियड में जब बेटा हम लोग जाते हैं तो शेल नंबर तो क्या रहता है, सेम। अरे एक पीरियड में जा रहे हो तो सब में शेल नंबर क्या होगा, सेम। हमने यही तो पढ़ा था, शेल नंबर निकालने का तरीका होता है क्या, देख लो, पीरियड नंबर। अरे सही है, गलत है, सही है। तो अगर शेल नंबर सेम है, मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, बेरिलियम का 4, सब में शेल नंबर तो सेम है, पर लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, इसमें 4, इसमें 6, 7, 8, 9। तो जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो जो Z इफेक्टिव है पीरियड में, या Z इफेक्टिव से अच्छा अगर मैं ये बोलूँ, Z जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, इसमें 4 प्रोटॉन, इसमें 5 प्रोटॉन, इसमें 6 प्रोटॉन, इसमें 7 अगले में। अरे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है ना, Z बढ़ते जा रहा है। तो Z बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव पे भी क्या पड़ेगा बेटा, फर्क। बोलो क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव के बढ़ने ना बढ़ने पे 2 पॉइंट ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं। एक तो आपने ये बोला कि भैया लेफ़्ट टू राइट जाने पे Z तो बढ़ रहा है, पर आपको सिग्मा भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। भाई एक पीरियड में आप लोग जब मूव कर रहे हो तो ये पॉइंट तो सही है कि Z बढ़ रहा है, अरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। अरे जैसे अभी देखा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो Z भी क्या हो रहा है। भाई Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अरे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब Z बढ़ रहा है। अगर Z बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो किस पे और डिपेंड कर रहा है, सिग्मा। तो जब आप लोग एक पीरियड में जाते हो बेटा, एक पीरियड में जाते हो तो ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ नहीं समझ आएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इधर देखो ध्यान से, अगर एक पीरियड में जा रहा हूँ, जैसे देखो बेरिलियम था, बोरोन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा बोरोन का, 4,
5, कार्बन का, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। देखना इधर, ये सारे के सारे किस पीरियड में है? कौन से पीरियड में? सेकेंड। कौन से पीरियड में? सेकेंड। तो इधर देखो सेकेंड पीरियड में अगर है तो बेरिलियम में भी 2 ही शेल होंगे। अरे पीरियड का मतलब क्या होता है? शेल नंबर। इसमें भी 2 ही शेल है। इसमें भी कितने शेल हैं बेटा? 2। इसमें भी कितने शेल हैं बेटा? 2। इसमें भी कितने शेल हैं? 2। ध्यान से सुनते जाना, सही है। इसका निशा क्या हो गया? ऐसे मुंह क्यों बनाए फिर? ये तो नहीं समझ आ रहा। इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो कितने प्रोटॉन होंगे? 5। अगर 5 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5। तो 2 इसमें भर दिए और 3 इसमें भर दिए मैंने, सही है। अच्छा, अब अगले का एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए? 6। देखो 6 हो गया, मतलब जेड क्या हो गया? बढ़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से समझना। जेड बढ़ गया। जेड क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अगर जेड बढ़ गया तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होगा? ज़्यादा। जेड बढ़ा है, जेड इफेक्टिव नहीं बोला मैंने भाई। जेड इफेक्टिव जो होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जेड माइनस सिग्मा। मैं कह रहा हूँ एटॉमिक नंबर बढ़ने से जेड क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो जेड तो बढ़ा और सिग्मा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अरे सही बोल रहा हूँ भाई। उसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन और भरते जाओगे तो उनमें आपस में भी तो रिपल्शन होगा। ये बात तो सही है, अंदर एक प्रोटॉन बढ़ गया पर इनमें आपस में भी क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो जेड तो बढ़ रहा है पर सिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर सिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? हाँ, या कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। अरे क्या हो जाएगा? कम। भाई ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पे प्रोटॉन बढ़ा, सही है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहा है, ये भी बात सही है, समझ आ गया। पर और इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ गया मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। और सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। अगर जेड इफेक्टिव कम हो रहा है तो इसका साइज कैसा होगा? कैसा हो जाएगा? तो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। भाई आपको यही चीज़ तो समझानी है, तुम समझे नहीं। देखो ध्यान से सुनना, देखो फिर कपिल कमेंट कर रहा है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। देखो ध्यान से, फंडा क्या है। जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, तो शेल नंबर क्या होता है? अरे शेल नंबर क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें पहले में शेल 1 था, इसमें कितने शेल हो गए? 2। इसमें शेल कितने हो गए? 3। इसमें शेल कितने हो गए? 4। तो इसमें तो क्लियर हो गया कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अरे इतना समझ आ गया। पर जब हम लोग बेटा बात करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है एडिशन जो आपको समझाएंगे कि जेड इफेक्टिव 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जेड पे और सिग्मा पे। तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर जेड ज़्यादा होगा, सिग्मा कम होगा। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर सिग्मा कम होगा और जेड ज़्यादा होगा। तो कहीं पे साइज लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज़ हो रहा होगा, कहीं डिक्रीज़ हो रहा होगा पीरियोडिक टेबल में। खासकर मैं आप बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? डी ब्लॉक की। अभी तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, वो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डी ब्लॉक का था। अब हम लोग बात करेंगे जनरल की। क्या बात करेंगे बेटा? जनरल। जनरली आपने क्या पढ़ा है? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज। अरे सही है, मुझे बताना, खुद बुद्धि लगाना। साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा बताओ? जेड इफेक्टिव। क्या बढ़ रहा होगा बेटा? जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा तो उसमें 2 रीजन हो सकते हैं। या तो जेड बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और सिग्मा क्या हो रहा होगा? कम।
या फिर सिग्मा होगा कांस्टेंट और जेड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अरे सही है कि नहीं है? तो देखो वही बात लिख रखी है कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव ऑलवेज क्या होता है बेटा, इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होगा, अरे क्या होगा, देखिए। पर अगर मैं सिर्फ जेड इफेक्टिव की बात करूं तो आप मेरे को बताओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग को कभी कोई सिर्फ जेड इफेक्टिव का क्वेश्चन पूछ दे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, बढ़ता है, तो आप लोग ऐसे एरो बनाओगे। सिर्फ जेड इफेक्टिव की बात की है, किसकी बात की है बेटा, जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया पीरियड में। जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं बेटा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वो बात छोड़ो, जब हम लोग पी ब्लॉक में आएंगे तो आपको बताएंगे। चलो ये बताओ मुझे, आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती, शील्डिंग इफेक्ट। किसकी शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है, एस, फिर किसकी, पी, फिर डी, फिर ए। कारण भी पता है ना आपको, एस का साइज़ क्या होता है, छोटा, छोटे में 2 इलेक्ट्रॉन, उनमें आपस में रिपल्शन क्या हो रहा होता है, ज़्यादा, तो ये ज़्यादा शील्ड करते हैं, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्शन देते हैं। पी वाले थोड़ा कम, डी वाले और कम, और एफ वाले तो इतना कम देंगे कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो देखना साइज लगभग बराबर हो जाएंगे। अभी आपको समझ आएगा, बस आप ये याद रखना कि शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, बस अभी के लिए इतना याद रख लो, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखना ध्यान से देखना, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ना ये सब अगर आपको नहीं भी आता, बुद्धि भी है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपसे अगर एक पॉइंट पूछूँ, मुझे बताना, मेरे को एक पॉइंट बताना कि अगर हम लोग जेड इफेक्टिव की बात करें, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खुद सोचना भाई अगर जिस बच्चे को डायग्राम ये वाला समझ आ गया है ना, सारा खेल ही ख़त्म हो चुका है, सारा खेल। आप मुझे बताना, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है केमिस्ट्री की दुनिया में, मतलब क्या हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए या आ गए और लूज़ हो गए, आ नहीं गए बेटा, चले गए। अगर प्लस आ रहा है किसी के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए कि ज़्यादा हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब सिग्मा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ, वेरी गुड। अरे इलेक्ट्रॉन कम मतलब रिपल्शन कम हो रहा होगा, मतलब सिग्मा क्या हो गया, कम। अगर सिग्मा कम हो गया तो जेड इफेक्टिव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलो भाई, जेड इफेक्टिव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज़ समझ आया हमें कि अगर कभी भी किसी पे प्लस चार्ज आ रहा है, जितना ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, उतना ज़्यादा। अगला पॉइंट देखना ज़रा, किसी में खूब सारे माइनस इलेक्ट्रॉन आ रहे, किसी में -1, किसी में -2, -3, माइनस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इसमें सिग्मा रिपल्शन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतना रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन बढ़ेगा मतलब सिग्मा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा। अब बताओ आप, अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव पे क्या होगा, कम। मतलब आप यही तो कह रहे हो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा मेटल पे उतना कम क्या होगा, जेड इफेक्ट। मतलब जेड इफेक्टिव के नेगेटिव वाला क्या है, इन्वर्सली। नहीं आया तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। वैष्णवी आ गया समझ, पक्का आया समझ? नहीं हम दोबारा बता देंगे, कोई है बच्चा ऐसा आया? अश्वनी तुम्हें समझ, सिंपल था यार, बिल्कुल सिंपल। इसी से साइज वाला पॉइंट भी हम ख़त्म कर देंगे, साइज वाला पॉइंट भी इसी टॉपिक से ख़त्म करेंगे, ध्यान रखना। आप देखो, अगर क्वेश्चन है n-n-2 और n-3, अभी सिर्फ जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जेड इफेक्टिव की। मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज किस में है बेटा, n-3। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, सिग्मा या रिपल्शन? अरे सही है ना, अगर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा तो इसका जेड इफेक्टिव कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम, और सबसे कम होगा। उसके बाद n-2, उसके बाद n-, उसके बाद n। तो ये अच्छे क्वेश्चनों में गिना जाता है। अगर कभी किसी दिन आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जेड इफेक्टिव इनमें से किसका ज़्यादा होगा, इनका बताओ, मेरे को बताओ। Mg+2 का मतलब क्या है, इसके पास थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन है किसके मुकाबले, Mg+। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है मतलब इसमें क्या कम हो गया बेटा, सिग्मा, रिपल्शन कम हो गया। अगर रिपल्शन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मतलब सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव Mg+, फिर Mg, फिर M। मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, कि दोबारा बताना है, बताओ आ गया ना, जेड इफेक्टिव क्लियर है ना। बस हो गई हमारी केमिस्ट्री का 20 से 15% टाइप के क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है। आप बताओ, सब में इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सेम। अरे सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम।
पर भाई फंडा क्या है इसमें बताओ, किस पे कितना चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास जितना पहले इलेक्ट्रॉन था इसने बस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया, मतलब थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ा, इसमें और रिपल्शन बढ़ा और इसमें और रिपल्शन। अगर इसमें सबसे कम रिपल्शन है, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, F माइनस में सबसे कम रिपल्शन है ना इन तीनों में से, क्योंकि इसने सबसे कम इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं। तो अगर सबसे कम रिपल्शन है तो इसका Z इफेक्टिव क्या होगा, सबसे, उसके बाद किसका होगा, O-2, उसके बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे कभी आगे जीवन में सामना हुआ तो, ये बेस है अगले टॉपिक का। इसको बताओ, सोडियम प्लस Mg+। अच्छा देखना, एक बात बताता हूँ तुम्हें, स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं उसे भी थोड़ा सीरियसली पढ़ लेना, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। वो लोग थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, उससे तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तुम देखना कभी, एक उसका नुकसान है। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस पढ़ रहे हैं, इससे आपसे क्वेश्चन हो जाए। देख रहे होगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, जो किसी भी कंपटीशन में है, विद इन सेकेंड्स हम लोग सॉल्व कर देना, हो जा रहा है ना। हमारे कॉन्सेप्ट, हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे अभी, जब वहाँ आप लोग को मैडम पढ़ाएगी तो ऐसे पढ़ाएगी, इन अ पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम इन अ ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट it does not increase in such a way that it increases Z effective. That's why size varies in a group. Whereas in case of period, shell number is same. So within the same shell, number of electron are increasing, but Z effective is also increasing due to number of electron, because number of electron are increasing. So repulsion is more within a same period. So in a period, size decreases. ऐसे लिखवाएंगी टीचरें, तो उसे घबराना नहीं, और बताया उन्होंने यही है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस उन्होंने Z इफेक्टिव और सिग्मा का यूज़ नहीं किया, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, ये नहीं आएगा, साइज वाले क्वेश्चन आएंगे अभी जो हम करने जा रहे हैं। ये आ गया बेटा आपको समझ, ये कर दोगे। एल्यूमिनियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का सबसे कम रिपल्शन, तो इसमें Z इफेक्टिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन होगा बेटा, Mg+2, उसके बाद सोडियम। चलो देखो, मेरे हिसाब से अब आप NCERT समझ पाओगे। देखो क्या लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब समझ पा रहे हो, अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब किसकी बात हो रही है, Z इफेक्टिव। एक्सपेरिमेंट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका ये मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि Z की वैल्यू ज़्यादा हो किसके मुकाबले, Z इफेक्टिव। सही है ना, क्योंकि इसमें से हमेशा क्या हो रहा है, कुछ माइनस, तब जाके इक्वल का साइन आ रहा है। भाई इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो Z इफेक्टिव कितना आएगा, 8। मतलब Z हमेशा क्या आ रहा होगा बेटा, Z इफेक्टिव से ज़्यादा। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे, बताओ, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं कर पाते। बेटा एक शब्द है, ये हम लोग पूरी केमिस्ट्री में हमेशा यूज़ होते रहेगा, रेडियस, ठीक है बेटा। तो 3 टाइप के रेडियस है जो हमें पढ़ना है। एक होता है बेटा कोवेलेंट रेडियस। क्या होता है बेटा, कोवेलेंट। इसको हम लोग नॉन मेटल और मेटल दोनों के लिए डिफाइन करते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, आपको बहुत सिंपल सा फंडा पता है। कभी भी 2 एटम जिनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा हो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन रहा हो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को हम लोग कैसा, जो उस टाइम रेडियस आता है उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। इसको समझना जरा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या, एक ही एटम है, एक ही एटम है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हमें मान के चलते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया बेटा, बॉन्ड। क्या बन गया बेटा, बॉन्ड। तो ये मान लो ये बॉन्ड है जिसको हमने बोल दिया RC। क्या बोल दिया बेटा, RC, मतलब दोनों का रेडियस मैंने जोड़ दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे डायामीटर। अरे क्या बोलेंगे, डायामीटर। अगर मुझे रेडियस चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड का, देखो ना, पता है इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन क्या आएगी, मैं तुम्हें साफ सुथरा बना के दिखाता हूँ। दिक्कत ये आएगी, एक एटम ये है और दूसरा एटम है जो बेटा वो ऐसे है, देखना ध्यान से, ऐसे। अगर दोनों अलग अलग होते तब तो किसी एक का भी रेडियस बता दो, तो वही हो गया रेडियस। अब एक का रेडियस था यहाँ और एक का रेडियस था यहाँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये, जिसको हम लोग कह रहे हैं D। किसके बराबर है बेटा, D के बराबर। किसके बराबर है, D। अगर मुझे इसका रेडियस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा बताओ, D/2। तो मुझे कौन सा रेडियस मिल जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। समझ आ गया। अगर देखो डायमीटर 198 है तो कितना हो जाएगा हमारा, बोलो। एक आपको पॉइंट समझाता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा।
कभी ज़िंदगी में मत भूलना, पूरी 12वीं की केमिस्ट्री तक आपके काम आएगा, ठीक है। 12वीं नहीं, अभी आगे जाओगे ना, जब कहीं पे भी इंजीनियरिंग भी करोगे तो आपके काम आएगा ये शब्द, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। बायो वालों के लिए तो ज़्यादा काम नहीं आएगा, मैथ्स वालों के काम आएगा, ध्यान से समझना। कभी भी बॉन्ड बना तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दिमाग में ये भर लो जो मैंने भर रखा है, तब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बोलता। एक पतली सी लंबी सी लकड़ी है, उसे तोड़ना आसान है, या उतनी ही लकड़ी को मैंने इतना सा बना दिया, इतना सा, मतलब समझ रहे हो ना, कंडेंस करके इतना सा बना दिया, इतनी मोटी सी हो गई है वो। बताओ इतनी सी बॉन्ड को तोड़ना आसान है और बड़ी वाली लकड़ी को, बड़ी वाली लकड़ी, मतलब आप समझ पाए कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, मतलब बॉन्ड की लंबाई जितनी ज़्यादा है, उसे तोड़ना उतना आसान है। आसान का मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में होता है हमें उतना कम बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बहुत कम। किसकी? जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा। और जिसका बॉन्ड लेंथ कम है उसे तोड़ने में हमारी सांसें उखड़ जाएगी। देखना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इधर देखो, अगर एक एलिमेंट है, इसके बीच में 3 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। एक एलिमेंट है जिसमें केवल 2 बॉन्ड बना हुआ है, एक एलिमेंट है जिसमें केवल 1 बॉन्ड बना हुआ है। मतलब ऐसे ना, देख, एक मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक आदमी यहाँ पे और खड़ा है, हम दोनों को एक बार एक रस्सी से बांधा गया तो शायद मैं इधर उधर करके निकल के भाग सकता हूँ, ऐसा हो सकता है ना। पर अब मुझे ही एक यहाँ से रस्सी लगा दी और एक यहाँ से रस्सी लगा दी, 2 रस्सियों से बांध दिया, तो थोड़ा सा और पास हो जाएंगे, निकलना थोड़ा कठिन हो गया पहले वाले के मुकाबले। तीसरे कंडीशन में एक यहाँ से और एक नीचे से रस्सी लगा दी, और बिल्कुल जैसे खींचोगे बिल्कुल पास में दोनों के दोनों एटम आ जाएंगे, और उनको तोड़ना बहुत क्या है? कठिन। मतलब क्या समझ आ रहा है? जितना लंबाई था, बॉन्ड की लंबाई थी, उसे तोड़ना उतना क्या है? आसान। और जितनी बॉन्ड की लंबाई कम होती जा रही है उसे तोड़ना क्या होता जा रहा है? मुश्किल। जैसे इसमें 3 बॉन्ड से जुड़े तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? पास में। क्या हो जाएंगे बेटा? पास। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। बॉन्ड की लंबाई तो कम है इनकी, दोनों के दोनों पास में, इसकी बॉन्ड की लंबाई थोड़ी सी क्या है बेटा? ज़्यादा। इसे तोड़ना इसलिए थोड़ा सा क्या होगा? आसान। और इसे तोड़ना क्या होगा? सबसे आसान। क्यों? क्योंकि इसी बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? बहुत ज़्यादा। तो 3 शब्दों का इस्तेमाल पूरी केमिस्ट्री में हमेशा होगा। एक होगा, पता है आप लोग लिख भी सकते हो, 2-4 चीज़ें मैं बोलता हूँ ना, समझाता हूँ, रफ में शॉर्ट में लिख भी सकते हो, क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें पीपीटी में नहीं भी लिखी होगी, तो आप लोग लिख भी सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको आता होगा ये सब, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है, कि बॉन्ड की लंबाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड के स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि बॉन्ड लेंथ जो होता है बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। लिख लिया? चलो देखना, अब मैं फटाफट कर दूंगा भाई, अब टाइम नहीं लगाऊंगा। इधर देखो, अगला है मेटेलिक रेडियस। क्या है बेटा? मेटेलिक। अब इसमें देखो ओवरलैपिंग नहीं मिल रही आपको, 2 मेटल के एटम ऐसे पड़े हुए हैं, ओवरलैपिंग नहीं मिल रही एक एटम की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर है ये RM और ये क्या है? RM। तो यहाँ पे जो डायमीटर है अगर आप उसका आधा कर दो, एक का भी रेडियस ले लो, तो वही उसी को हम लोग क्या कर लेंगे? मेटेलिक रेडियस। क्या बोलेंगे बेटा? मेटेलिक रेडियस। अब ध्यान से सुनना, वंडर वॉल की कहानी क्या, तो एक चैप्टर कट गया 11th क्लास में, वरना एक चैप्टर तो जो हम पढ़ाया करते थे। वंडर वॉल में क्या होता है बेटा? एक एटम यहाँ पड़ा है, एक एटम यहाँ पड़ा है, एक दिल्ली में पड़ा, एक मुंबई में पड़ा, और हम सोच रहे हैं शायद इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब हाइपोथेटिकल कि मतलब एक सूरज है, एक अर्थ है, कई हजार किलोमीटर दूर गोल गोल दोनों घूम रहे हैं, पर हम मान रहे हैं कि दोनों के बीच में एक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तब मुझे इनका रेडियस निकालना है, तो इस अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक एक डिस्टेंस खींचूंगा, अरे सही है ना, और उसके बीच का डिस्टेंस को क्या कर दूंगा? आधा। तो बहुत ज़्यादा होगा। अरे ये तो एटम एक ओवरलैप कर रहा था और एक ओवरलैप नहीं कर रहा था, थोड़ा सा मतलब सरफेस पे था, और तीसरा तो ऐसा, एक दिल्ली एक मुंबई, अब दोनों का रेडियस जोड़ के बीच में से तोड़ा। खुद सोचना किसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा या बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा?
दिल्ली मुंबई का नहीं बेटा, इसके नाम से बताना है। किसका होगा? वंडरवॉल नहीं, वंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है। क्या है बेटा? वंडरवॉल। क्यों? हाइपोथेटिकल है, देखना ध्यान से। ऐसे एटम जो रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कौन से एटम होते हैं जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते? नोबल गैस, उनमें मिलता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि अगर एक हीलियम यहाँ पड़ा है, एक हीलियम यहाँ पड़ा है ना, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि शायद इन दोनों के बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आप लोग एक चीज़ देखोगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे होगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो साइज डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए तब पीरियोडिक टेबल में? ना, नोबल गैस का, क्योंकि लास्ट में वही तो है पीरियड में। पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा पूरा साइज डिक्रीज हो रहा होगा 17वें ग्रुप तक, पर 18वें ग्रुप का साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगा उस पूरे पीरियड में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसका कौन सा साइज कंसीडर करें हम लोग? अरे कौन सा साइज कंसीडर करें? वंडरवॉल। कौन सा बेटा? वंडर। वो रिएक्ट नहीं करते, दो पड़े हुए, हम हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नहीं आया समझ? आ गया ना? चलो, तो देखो ये दिख रहा है बेटा, देखो इन्होंने बनाया, दिल्ली से मुंबई की दूरी तो बनाएंगे नहीं, दो एटम दूर दूर पड़े, इन्होंने क्या सोच लिया? इसी को हमने क्या बोला बेटा? वंडरवॉल रेडियस। तो अब आप मेरे को बेटा एक बार बताओगे, अच्छा लगेगा कि बताओ मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा रेडियस किसका होना चाहिए? वंडर। उसके बाद किसका होना चाहिए? मेटालिक, क्योंकि ये दोनों कम से कम सरफेस पे तो है, ये तो दोनों एक दूसरे में क्या हो गए थे? ओवरलैप, तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और कम। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे सबसे ज़्यादा वंडरवॉल और फिर बेटा मेटालिक, और फिर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकते हैं अगर कभी बैठो पेपर वेपर में तो। ठीक है, देखना एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, देखना ये समझ गया कि भाई एक मेटल है, सॉलिड कॉपर है, उसका 256 था दोनों के बीच का डिस्टेंस, पर हम लोग अगर रेडियस की बात करें तो कितना आ जाएगा? 128। क्यों? वो जो डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने? 2। ठीक है ना? समझ पाए ना एनसीईआरटी कैसे? एनसीईआरटी तो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे ना, एनसीईआरटी कभी नहीं समझ पाओगे। ये है काम की चीज़ भाई, 100% है क्वेश्चन आएगा। 100% स्कूल का पेपर खोल के देख लेना, एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इसमें से कोई कौन सा होगा मुझे नहीं, तो आज घर पे जाके लिखना, तो लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 100% बोल रहा हूँ, मतलब आएगा तो आएगा। आप देख लेना, जो भी बच्चा अभी स्कूल में पेपर देगा, लिखा होगा सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब आएगा, तो अब अच्छे से समझते जाना। इधर देखो ध्यान से, आता तुम्हें सब है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ। फटाफट बताते जाओ इधर मेरे को, फटाफट देखो इधर, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3। मुझे बताओ पहले किसका Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा? Al। क्यों? सबसे कम क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब रिपल्शन। तो अगर सबसे कम रिपल्शन है, सिग्मा कम है, तो Z इफेक्टिव क्या होगा? सबसे ज्यादा। क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा। अब मुझे बताओ, अगर Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा है तो उसका साइज कम होगा कि ज़्यादा होगा? अरे क्या होगा? Z इफेक्टिव ज़्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उसका साइज क्या हो गया? कम। तो सबसे कम रेडियस किसका हो गया? साइज का होगा Al+. क्यों? क्यों? इसका क्या सबसे ज़्यादा है? Z इफेक्टिव। क्या ज़्यादा है? इसका Z इफेक्टिव थोड़ा सा कम और इसका Z इफेक्टिव सबसे कम। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? आएंगे क्वेश्चन, साइज वाला क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना? प्लस माइनस भाई ना बुद्धि में आए ना तो ऐसे सोचना, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं मतलब रिपल्शन कम हो रहा है, मतलब वो अंदर आ रहा है। किसी पे माइनस आते जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, मतलब रिपल्शन होते जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, मतलब उसका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। नहीं आया वो समझ, वो पॉइंट जो मैं क्लिक करवाना चाह रहा हूँ, आ रहा है वो पॉइंट क्लिक कर रहा है दिमाग में वैष्णवी? फिर तुम खो जाते हो। कहाँ आ जाओ बेटा इधर, समझ आ रहा है जो पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को? चलो देखो इधर। तो अच्छा एक बात बताओ ना, तो एक चीज़ आपको समझ आई क्या? जितना कम पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना क्या हो रहा है? ज़्यादा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज क्या हो रहा है? उतना कम। मतलब मैं कह दूँ कि साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव। यार ये सब नहीं भी आता तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये फॉर्मूला Z कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 2 पॉइंट आने चाहिए, Z इफेक्टिव, Z और सिग्मा, बस बस भाई। ये क्या कौन कभी कोई नहीं पूछेगा कौन किसके डायरेक्टली है, ये तो क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो ना जरा ये क्वेश्चन देखो, n- मुझे कुछ नहीं आता है, सब कुछ नहीं आता, n-2 n-3
किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? n-3। किस में ज़्यादा रिपल्शन है? n-3। अगर रिपल्शन ज़्यादा मतलब सिग्मा ज़्यादा है, अगर सिग्मा ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम। अगर जेड इफेक्टिव कम है मतलब धीरे से खींच रहा है तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा? नहीं, अगर बुद्धि में ये जेड इफेक्टिव नहीं आया तो भी n है, -3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा रिपल्शन, मतलब वो दूर भाग रहा होगा, साइज़ ज़्यादा। फिर किसका होगा? n-2। फिर n-। तो अगर नहीं भी फॉर्मूले ये आता कि भाई जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? साइज। ये तो इनका एक कंक्लूजन बनाया गया है क्वेश्चनों से। ये सब नहीं भी रटा हमें कोई मतलब की बात नहीं है, हमें तो क्वेश्चन आना चाहिए समझ। तो आगे हमें क्वेश्चन समझ कर लोगे। अच्छा, मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि जितना कम जेड इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा साइज। सही तो है? या जितना साइज अगर बहुत बड़ा है इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम, मतलब कम खींच पा रहा होगा, तभी तो साइज फैलते जा रहा है। नहीं समझ आ रहा आपको? आ गया ना? बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ये आ गया ना तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं इसमें, पर सारा कॉन्सेप्ट जेड इफेक्टिव से होगा। खुद सोचना एक बार, बता मुझे, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बाहर, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूँ क्या आसानी से? बोलना। नहीं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा? आयोनाइजेशन। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल नहीं सकता, इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। देखिए ना, खत्म हो गया पूरा टॉपिक है। मैंने शुरू भी नहीं किया, इसलिए मैंने कहा जिस बच्चे को जेड इफेक्टिव आ गया सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, सारे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। लगभग 70 से 80% चैप्टर हमारा ख़त्म। अगर नहीं आया अभी क्लास के बाद पूछ लेना, कल पूछ लेना, घर से लिख के लाना तो पूछ लेना, पर पूछ जरूर लेना, 12वीं तक काम आना है पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप लोग? अरे कर। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, एक बात पूछता हूँ मैं ज़रा, कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव। और एनायन का मतलब? किसका साइज हर बार बड़ा हो रहा होगा? एनायन का है कैटायन का? एनायन का है कैटायन का? अरे बोलो। अच्छा, एनायन के बाद किसका साइज ज़्यादा होगा? न्यूट्रल का या कैटायन का? वो तो तुम देख के बता रहे हो, सोचो ना। एक है, देखना ध्यान से सुनना, एक है Mg-1, एक है Mg और एक है Mg+1। तो Mg-1 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें रिपल्शन हो गया, तो रिपल्शन हो गया तो इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब Mg का अगर 50 रहा होगा तो इसका साइज बढ़ के कितना हो गया? मान लो 55। सही है। अब मान लो Mg+1, इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिग्मा कम हो गया, तो इसका साइज थोड़ा सा और क्या हो जाएगा? रिड्यूस। पहले 50 था तो अब कितना हो जाएगा? 48। तो सबसे ज़्यादा किसका चार्ज है? वो माइनस वाले का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनायन। फिर किसका है बेटा? न्यूट्रल। उसके बाद क्या है? कैटायन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, या फिर अरेंज दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, I+, I और I-। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा किसका हो रहा होगा बेटा? एनायन, फिर न्यूट्रल। फिर भर के जेई में, नीट में, स्कूल में सवाल है इस टॉपिक। तो मेरे हिसाब से अब PhD हो गई तुम्हारी, है ना? अब तो तुम डिफीट कर दोगे कोई भी क्वेश्चन। ये सब कर लाओगे घर से? मैं नहीं करवाऊँ ना, अब तो कर लेना घर से क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो यही मैं बता रहा था बेटा, देखो इधर देखो, जब आप लोग एक पीरियड में जाओगे बेटा, तो जो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? नेट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा होगा तो साइज क्या होगा? आप बताते जाओ बस, क्या होगा? डिक्रीज। तो इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होता है? पेपर में आए, अगर थ्योरी में आ जाए स्कूल में, वाई लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज, या फिर ये ना देखे बोल देगा कि बोरोन और कार्बन में बोरोन का साइज ज़्यादा है कार्बन के मुकाबले, तो आपको समझाना पड़ेगा कि भाई बोरोन का साइज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव क्या है? कम। और कार्बन का साइज कम होगा कि ज़्यादा होगा लेफ्ट टू राइट जाने पे? कम। क्यों? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा। और समझाना तो लिख देना, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा फिर बता देना, जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना क्या बढ़ रहा होगा? जेड। अरे जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कर पाओगे ना ऐसे क्वेश्चन? तो ये वो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कन्फ्यूज कर गया था, तो उससे कन्फ्यूज मत होना। लेफ्ट टू राइट जाने पर
लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा होगा, जेड इफेक्टिव। वो बात मैं डी ब्लॉक में कर रहा था, जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, तो अभी मैं वही पढ़ा के आ रहा हूँ ना उस क्लास से, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। तो वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा साइंस टीचर वेरी क्रूड मांगे, यहाँ तक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, फिर साइज कांस्टेंट हो जाता है और फिर साइज इंक्रीज हो जाता है। सब एक्सेप्शन है, छोड़ो ना, है ही नहीं, हम क्यों कंफ्यूज हो अभी। हमें तो इतना पता है लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है। अरे बोलो क्यों डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। खत्म ना, खत्म बस। तो ये कर लोगे। देखो लिथियम, सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा क्यों कर दिया नियॉन का। तो नोबल गैस तो वंडरवॉल। अभी इन सब के हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड नाप रहे थे, पर नियॉन का हम केवल और केवल कौन सा रेडियस नाप सकते हैं, वंडरवॉल। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है। सबसे छोटा होना किसका चाहिए था, नियॉन, पर इसका क्या है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसका हम कौन सा मान रहे हैं। अच्छा एक पॉइंट देखना, किस दिन को ये पूछ देना सबके वंडरवॉल कंपेयर करो, वंडरवॉल रेडियस, तब क्या होगा, सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियॉन। फिर नॉर्मल होगा, सारा ऐसे ही होगा, सारा एरो। जब हमसे ये बोल दिया जाए कि सबका किसका क्या कंपेयर करो, वंडर, बट ऐसा जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से आप कर पाओगे। तो अगर कोई ये पूछे सेकेंड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका है बेटा, फ्लोरीन, सबसे बड़ा साइज किसका है, लिथियम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूछ देगा लिथियम और बोरोन में किसका साइज बड़ा और क्यों, तो आपको समझाना है, जेड इफेक्टिव, जेड सिग्मा सब समझाना, जो इतने डिटेल में आपको बताया है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। अच्छा ग्रुप में जाने पे क्या बढ़ रहा होता है, ग्रुप में जाने पे क्या बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ शेल, और अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक, तो वही है, देखो ये क्या लिखा हुआ है ली ना करे रब से फरियाद। तो डाउन द ग्रुप जाने पे शेल क्या होता है, जितना पीरियड नंबर होता है वही उसका क्या होता है, शेल। शेल समझते हो ना, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, KLMNOPQ, तो याद रखना। अब देखो जैसे बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, एक एक्सेप्शन आएगा एक दिन, पूरे P ब्लॉक और S ब्लॉक में एक एक्सेप्शन आएगा। तो जब तो नॉर्मल याद रखो ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। मैंने तो तुम्हें इतना आसान कर दिया पीरियोडिक टेबल कि तुम्हें बस एक शब्द याद है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, और सब इसका क्या करना है, उल्टा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज मतलब सब इसके क्या कर देना, उल्टा। बस एक कैरेक्टर होता है जो साइज की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या होता है, अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज। वो आएगा तो समझा दूंगा आपको, ये समझ आ गया ना। डाउन द ग्रुप एक एक्सेप्शन आएगा एक दिन, ठीक है बेटा। ये सब सवाल कभी कभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, और NCERT ने भी लिख रखा है सब कुछ, NCERT का इस PPT में। जो कुछ कम चीज़ें होंगी मैं ऐड करते जाऊँगा, लेकिन ना कभी कभी इतने ना लाए कि तुम इस ग्रुप में तो कंपेयर कर सकते हो कि सबसे लिथियम का कम, फिर सोडियम का ज़्यादा, पोटेशियम का ज़्यादा, उससे ज़्यादा रुबिडियम, सीजियम। पर कभी कोई तुमसे ऐसे पूछ दे कि लिथियम का ज़्यादा कि मैग्नीशियम का, नहीं बता पाओगे। अरे नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपको ये तो पता है कि चलो ठीक है सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, पर आपको ये भी तो पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम, पर लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो हम कंफ्यूज हो गए ना, अब कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल थी, कई किताबों में, हर कोचिंग में पढ़ाई जाती है, अच्छे कोचिंगों में जाओगे तो, इसलिए एक बना हुआ है, आपको बस बता देते हैं। देखो एक पहला एरो बनाना बेरिलियम से लिथियम की तरफ, बेरिलियम से लिथियम, फिर देखो जिगजैग खेलते जाना, लिथियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सोडियम, सोडियम से कैल्शियम। अब कैल्शियम पे आगे रुक जाना, कैल्शियम सबको हड्डियों के लिए जरूरी है, थोड़ी देर रुक जाना, ठीक है। अब टेढ़ा नहीं चलना, कैल्शियम बेटा सीधा हड्डियों में जाती है ना स्ट्रेट, तो ऐसे याद रख लेना कि कैल्शियम वाली स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम भी, और स्ट्रॉन्शियम से Ba भी स्ट्रेट चलेगी। उसके बाद पोटेशियम पे, उसके बाद रुबिडियम और ये सीजियम। ये साइज का वो बना रखा है हमने कि किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो सबसे पहले सबसे कम किसका है, बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर Sr, फिर Ba, फिर K, फिर Rb और फिर Ca। तो मतलब एक अगर आप चाहो अच्छा करना चाहो कंपटीशन में तो रख लेना, ना चाहो तो छोड़ देना, ठीक है, ना चाहो तो छोड़ देना। स्कूल वाले तो शायद पूछे हमसे, ठीक। अब देखना एक क्वेश्चन है JEE मेंस में सवाल आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन JEE मेंस में भी आ चुका। मैंने खुद डायरेक्ट नीट लिखा, मैंने खुद किया है JEE मेंस का पेपर, जब मैं अपने टाइम तैयारी करता था, खुद एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे देखा था JEE मेंस में। लिथियम प्लस और मैग्नीशियम +2 किसका साइज ज़्यादा होना चाहिए था,
किसका होना चाहिए तुम्हारी सरकारी भाषा से, जेड इफेक्टिव से बताओ ना, जो आपको आता है, किसका ज़्यादा होना चाहिए था? मैग्नीशियम, पर किसका ज़्यादा है? लिथियम। तो एक्सेप्शनली आप चाहो तो याद कर सकते हो अगर किसी दिन आ जाए, और हर जगह आपको कॉन्सेप्ट लगेगा जेड इफेक्टिव वाला प्लस माइनस, कभी मत घबराना। बस एक ये जगह है जहाँ पे उल्टा हो जाता है। अच्छा क्यों? इसके पीछे रीज़न अभी आपको 4-5 क्लास बाद पहुँच जाएंगे हम लोग, क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो आप ऐसे भी बता देते अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो। Al+3 का साइज़ बड़ा होगा या B+2 का? Al+ नॉर्मल, अरे जो जेड इफेक्टिव वाला था इसमें नहीं लग रहा ना, तो इसे एक एक्सेप्शन के तौर पर रट लेना। अरे भाई मान लो 100 रिएक्शन है तो 100 को रटने से बड़ी एक कॉन्सेप्ट आ गया जिससे हमारे 95 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और 5 नहीं हो पा रहे तो उन 5 को अलग रख के उन्हें रट लेते हैं 5 को, और 95 कॉन्सेप्ट से तो हो रहे हैं। एक तो कॉन्सेप्ट वाले पे ही चलेंगे कि ये नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है इसमें हमारा। चलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, देखना इधर। तो ये समझ गए, लेफ्ट टू राइट हरभजन ने अगर करके डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसका भी 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 क्या हो रहा है? इंक्रीज। मैंने कहा था ना एक जगह आएगा एक्सेप्शन, अंगूठा लगा रहे हैं इस क्वेश्चन पे, तुम्हारे पेपर में स्कूल वाले पूछेंगे। इस क्वेश्चन पे अंगूठा लगा दिया एल्यूमिनियम पे, देखना स्कूल वाले क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे पक्का। अगर बोल रहा हूँ पूछेंगे मतलब पूछेंगे तो लिख लेना आज जब घर पे, तो इम्पोर्टेंट करके लिखना है इसे। अब क्या होता है आपको ये तो पता है कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो बोरोन से ज़्यादा किसका होना चाहिए था? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए था? गैलियम। पर यहाँ उल्टा हो जाता है, गैलियम से ज़्यादा साइज़ किसका हो जाता है? एल्यूमिनियम। फिर सब नॉर्मल है, फिर सब नॉर्मल है। अच्छा इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न वैसे आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, पर मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूँ, देखना ध्यान से, आपको समझाता हूँ, आ जाएगा समझ, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, समझदार बच्चे हो तुम लोग। देखना पीरियोडिक टेबल एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ठीक है, मान लो ये है पीरियड 1, ये है पीरियड 2, ठीक है। पीरियड 2 में आता है आपका है ली, बेटा, मांग, बेटा सही आता है बेटा, बेरिलियम ही है सेकंड वाले में, है ना। यहाँ पे कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, सही है, आलू गाजर, सही है। हमारा एक्सेप्शन किस किस में आ रहा है? और गैलियम में, सही है। अब देखना ध्यान से बेटा, बात नहीं, बोरोन किस पीरियड में है? सेकेंड, एल्यूमिनियम थर्ड, गैलियम फोर्थ। तो ये 4th पीरियड में एक सीरीज स्टार्ट हो रही होती है जिसे हम क्या कहते हैं? 3D। वो जो आपने पढ़ा था, साइंस टीचर, वेरी क्रूड, मांगे, फेयर, कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो अब देखना ध्यान से, हुआ क्या, ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 12th क्लास में 2 नंबर 3 नंबर पा जाओगे बोर्ड के पेपर में, अगर ये पॉइंट आ गया तो यही वाला आंसर लिखाना 12th क्लास में, ठीक है। माएगा व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ आपसे पूछा जाएगा एल्यूमिनियम गैलियम का क्यों हुआ एक्सेप्शन, तो आप लिखोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और 12th क्लास में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस इतने का डिफरेंस है। देखना ध्यान से, गैलियम में आने से पहले, मतलब एल्यूमिनियम के बाद आप लोग इस सीरीज़ में पहले आए होंगे, उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? गैलियम में। किस में जाएंगे बेटा? गैलियम। तो मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, गैलियम में आने से पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में भरते हैं? 4s में और 3d में। आप लोगों ने कल क्वेश्चन भी किया था, आयरन, कॉपर, सब में इलेक्ट्रॉन किस में भरे थे? 4s में और 3d। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके किस में जा रहे हैं? 3d। d का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। अरे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कम। मतलब इसमें पहले डी में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, उसके बाद पी में आ रहा है। अरे सही है ना, गैलियम पी में, मतलब पहले डी वाले भर चुके हैं, उसके बाद क्या आ रहे हैं? पी। मतलब पी वाला बाहर पड़ा और अंदर क्या पड़े हुए हैं? डी वाले। और डी वाले ये बताओ शील्ड कम करते हैं कि ज़्यादा करते हैं? कम। मतलब कम रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कम रिपेल। तो जो बाहर पी में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन गैलियम के अगर कम रिपेल कर रहा है तो अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? मैं नहीं समझे, नहीं, मैं कह रहा हूँ गैलियम के इलेक्ट्रॉन पी में पड़े हुए हैं बाहर, और इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? डी वाले। और डी वालों का शील्ड, ये मान ले ये रहा पी वाले इलेक्ट्रॉन गैलियम के पड़े हुए हैं, और आपको पता है पी इलेक्ट्रॉन आने से पहले गैलियम में क्या आ जा रहे हैं? डी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो डी में भरे हुए हैं। किस में भरे हुए हैं बेटा? डी। मुझे बताओ डी की शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है कि कम होती है? कम।
कम मतलब कि कम रिपेल कर रहा है, ये इनको क्या कर रहा है, कम रिपेल। अगर रिपेल कम कर रहा है तो पी वाले इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेंगे कि बाहर जाएंगे? अरे बोल दो यार भाई, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इनको कम रिपेल कर रहे हैं तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, अंदर। और अगर अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इनका साइज कम हो जाएगा कि ज़्यादा, कम बोलना, कम। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज होना तो क्या चाहिए था, बढ़ना। एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए था, गैलियम, पर यहाँ साइज क्या हो गया, कम। क्यों कम हुआ, समझ गए? इसी प्रोसेस को कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ गए। लोग इसको कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बोल देंगे एक्सेप्शन है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, आपको आ चुका है कि शील्डिंग इफेक्ट डी का क्या होता है, कम। तो डी में भाई पी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले किस में आ रहे हैं, डी में। जैसे बताओ गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो बुक में देखो, पीरियोडिक टेबल इसीलिए बनवाइए, देखो कितना होता है गैलियम का एटॉमिक नंबर, देखो कितना होता है, 31 होगा। देखो 31, देखो बनना जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और फिर किस में आ रहा होगा, 4p1, यही आ रहा होगा। देखना इधर, देख पी वाला इलेक्ट्रॉन 4वें सेल में मतलब बाहर पड़ा हुआ है, और इससे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, डी में। और डी का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम, देख, इसलिए ये रीज़न है, ये रीज़न है। इसे हम लोग अभी पढ़ाएंगे आपको जब आएगा तो, क्या होता है लेंथेनॉइड। ऐसे ही अभी पढ़ाएंगे, एक टॉपिक और पढ़ाएंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे। वहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन चले जा रहे होंगे, मतलब डी में और एफ में, वो पॉइंट आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। समझ आया तुम्हें? कोई एक्सेप्शन अगर कभी कोई पूछे समझा सकते हो एल्यूमिनियम गैलियम वाला ना, देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। और इससे भी अच्छा ना आज जाके आप लोग ना गूगल पे लिखना या चैट जीपीटी पे लिखना कि वाई साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। 3-4 पॉइंट आ जाएंगे, इसी से समझाएगा जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन डी में, पर वो स्टेटमेंट वाइज आ जाएगी। तो स्टेटमेंट वाइज वो स्कूल में लिखने के आपके काम आ जाएगा। वो तो मैंने रटवा दिया आपको, ये तो हो गया कॉम्पिटिशन वगैरह में कर लोगे, स्कूल में नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए एक बार करना गूगल से चेक, कल कॉपी चेक करूँगा अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में। और संडे को क्लास हो सकती है तुम्हारी केमिस्ट्री की, ध्यान रखना, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, ठीक है, क्लास हो सकती है। हाँ बेटा बोल, स्कूल में कौन सा, कितने बजे है, 10 बजे तक सुबह से, कितने, 3 बजे, 8 से 10, शाम में रख देंगे। शाम में तो नहीं यार, शाम में नहीं पढ़ना, नहीं मॉर्निंग में मैं रख सकता हूँ, क्योंकि देखो 11 बजे तो मेरी ट्रेन है, 10 बजे मुझे सैंपल कलेक्ट करना है। सुबह 8 से 10 अगर आ सकते हो तो बताओ फिर, अगर आ सकते हो। भाई सिलेबस तुम्हारा होगा, नवंबर में मैं नहीं आऊँगा तो सिलेबस रुक जाएगा, स्कूल वाले 6-7 चैप्टर तक पहुँच जाएंगे, टेस्ट ले रहे होंगे, यहाँ 3 ही 4 हुए होंगे, तो परेशान आप लोग होगे। तो ठीक है, अगर आ जाओगे तो बताओ, फिर मैं संडे को रखूँगा। मंडे को है ना, तो सुबह बुला रहा हूँ, संडे को 2 घंटे के लिए, शाम में तो पूरे दिन फ्री हो तुम। और इस पेपर के नंबर थोड़ी जोड़ेंगे, क्लास जरूरी है। अरे वो स्कूल के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना, पहले बता चुका हूँ। 11वीं में तुम 99 ले, क्या हो जाए, कुछ नहीं होने का भाई, कॉन्सेप्ट आने से। कॉन्सेप्ट मैं चाहूँ तो अभी वो पीपीटी लगा दूँ थ्योरी वाली, समझे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पर क्वेश्चन नहीं होंगे, थ्योरी आएगी। जैसे पिछले चैप्टर में तुमने देखा हो कितनी थ्योरी पढ़ाई, चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को। साइंटिस्ट, अब बताओ एनसीईआरटी के क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन मिले नहीं, पर स्कूल वाले ना लाए के देखना, वो भी डिटेल में इसी को पढ़ा रहे होंगे। जब स्कूल वाले जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो थ्योरी पढ़ा रहे होंगे खूब सारी, समझो, सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं। तो इन दी एंड तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, बस थ्योरी आती है तुम्हें, ठीक है। तो फायदे की तरफ जाओ। ये आया आपको, ये आया स्कैंडियम कॉन्ट्रैक्शन, समझ आया, स्कैंडियम कॉन्ट्रैक्शन समझ आया। अरे आ गया ना कि मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, डी में, और डी में सिग्मा क्या होता है, बहुत कम, तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गैलियम का साइज क्या होता है बेटा, छोटा। तो यही लिख के आओगे पेपर में, ड्यू टू स्कैंडियम कॉन्ट्रैक्शन। ऐसी एक कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड पढ़ाऊंगा क्लास 12th में। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया। एक पॉइंट बस ऐसा था जिसमें मैंने आज आपको कंफ्यूज कर दिया था, वो साइज वाला, जब लेफ्ट टू राइट जाते स्टार्टिंग में, फिर मैंने उसे करेक्ट कर लिया। तो उस चीज़ को दिमाग से डिलीट करके और सारा पॉइंट, बस देखो 3 पॉइंट समझ आया आपको, देखो 3 पॉइंट, बस 3 पॉइंट। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज और डिक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज वाई डिक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज। पी ब्लॉक में एक साइज में एक्सेप्शन आता है, कौन सा आता है, एल्यूमिनियम और गैलियम। क्यों आता है,
ड्यू टू ये लिखोगे पेपर में, स्कूल में, ड्यू टू एंडियम स्कैंडियम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, डी में, और डी का क्या काम है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना समझ आया। एक क्वेश्चन और मैंने पढ़ा है, साइज किसका बड़ा होता है, एनायन का, न्यूट्रल का, या केटायन का, उसके बाद बस इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा तुम जान गए।